सब लोग बेहतरीन है, तो एक बार जल्दी से बता दो यार, क्या मैं आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आप सभी बच्चों को सुनाई दे रहा हूं? तो आज की प्यारी सी क्लास को शुरू करते यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख रहे हो बाल वाल भी यहीं पे आगे बनाना पड़ता है, कितना बिजी इंसान हूं, ऐसे शो करना पड़ता है। शो नहीं करना पड़ता, सही में बिजी हूं। चलो यार, तो एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक है ना? क्या बात है यार, क्या बात है। तो आज 2.0 वाले बच्चों, आप सभी के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 4, और इसका है लेक्चर नंबर 1। तो बढ़िया तरीके से पूरा का पूरे जोश के साथ इस नए चैप्टर को शुरू करेंगे और साथ साथ में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा का पूरा ज्योमेट्री छुपा हुआ है। तो आ जाओ, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से बात करते हैं और देखते हैं कि यार ये चैप्टर असल में हमसे कहना क्या चाहता है। कुछ बात करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता, नहीं तो ऐसे ही गुस्सा बैठे रहना चाहता है आप लोगों की तरह। नहीं यार, बात करेगा, बिल्कुल करेगा। आ जाओ, मैं इससे बुलवाता हूं यार क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत होती है ना, वो होती है नाम के साथ कि सर एक क्वाड्रिलेटरल हमने शुरू किया है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ। एक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टाइसेस होती हैं यानी कॉर्नर पॉइंट्स, और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हमें क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब वो 4 साइड कैसी भी हो सकती हैं, अब वो जो 4 साइड्स है ना, वो कैसी भी हो सकती है। मैंने बोला ऐसी बना दो एक, ठीक है, एक ऐसी बना दो, और फिर एक ऐसी बना दो, और फिर एक ऐसी बना दो, ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल। ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। मैंने इस शेप को, जो मुझे मिला है, इस शेप को मैंने बोल दिया भाई साहब कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ABCD नाम का मेरे पास क्या मिल गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। अब आगे की बात समझते हैं। इसमें 4 साइड्स है, इसके पास क्या है जी, 4 साइड्स है, जिसमें एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड हो गई, तीसरी साइड हो गई, चौथी साइड से हो गई। 4 वर्टाइसेस हैं, एक वर्टेक्स, दूसरी वर्टेक्स, तीसरी वर्टेक्स और चौथी वर्टेक्स, और 4 एंगल्स भी हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया। तो 4 एंगल्स मेरे पास ये ऐसे हो गए। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बता दी। 4 साइड्स 4 एंगल वाला ये बन गया मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन 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 अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल में भी हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक फिगर को उठाया। फिगर मतलब कभी जब मैंने क्वाड्रिलेटरल की जमाने भर पहले बात करी ना, तो मैंने आपको बताया कि इस क्वाड्रिलेटरल का शेप कुछ ऐसा था। कैसा था भाई, कैसा था सर? एक साइड इधर जा रही थी, एक साइड इधर जा रही थी, एक साइड इधर जा रही थी, एक साइड इधर जा रही थी। सर पता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं नाच लेता हूं, अभी आपको नाच के दिखाया ना सर। तो ऐसे ही सर ये क्वाड्रिलेटरल भी नाचता था। इसकी कोई साइड वाइड फिक्स नहीं थी, कोई भी ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। भाई हमने ना एक प्रॉपर सीक्वेंस जमाया, बताता हूं। हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस जमाया, हमने इस शेप को बोला कि ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने सबसे अच्छी एक बात बोली, और मैंने बोला मैंने एक पेयर ऑफ, समझना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल कर दिया। वन पेयर, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन pair of opposite sides are parallel। मैंने क्या बोला मैंने बोला एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को मैंने पैरेलल कर दिया। अगर मैंने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया तो मुझे ये एक शेप मिल गया, कोई बताएगा इस शेप का नाम क्या है? इस चारों साइड में मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला कि यार अब हम ना अपने हिसाब से करेंगे क्वाड्रिलेटरल, तू शांत रहेगा, तेरे से जो भी तेरे से जो भी छेड़छाड़ करनी है वो अब हम करेंगे। तो इन चारों साइड में मैंने क्या बोला, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड्स है, और एक पेयर भी है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को मैंने पैरेलल कर दिया, यानी जितना ये उतना ये इस वाली के साइड के पैरेलल है।
अब हमने दूसरी बात बोली कि यार मजा आया, मजा आया। क्या, क्यों मजा आया? क्योंकि जब मैंने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल करा तब मुझे एक शेप मिल गया, एक फिगर बन गया जिसका नाम है ट्रेपेजियम। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्रेपेजियम। मजा आया, बहुत मजा आया। अब मैंने बोला अभी एक पेयर किया, अब 2 पेयर कर दो, तो मैंने बोल दिया 2 पेयर ऑफ, समझना बच्चों, 2 पेयर ऑफ opposite sides are parallel, 2 pair of opposite sides are parallel। ठीक है जी, 2 pair of opposite sides are parallel। यानी अब जो शेप मुझे मिला, उस शेप का नाम हमने रख दिया जी पैरेललोग्राम। क्या है इसका नाम? इसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका नाम है पैरेललोग्राम। समझ में आया? हमने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल किया तो ट्रेपेजियम बन गया, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल किया तो पैरेललोग्राम बन गया। अब जब मैंने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बोल दिया, 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना, यानी कि ऐसा बोल दो या तो फिर ऐसा बोल दो कि हमने एडजेसेंट साइड्स को जब इक्वल बोल दिया, एडजेसेंट साइड्स को, सुनना बच्चों अच्छे से, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बोल दिया, एडजेसेंट साइड्स को अगर हमने इक्वल बोल दिया, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो अब जो ये शेप बन गया वो बन गया एक काइट का। अब जो ये एक शेप बन गया वो शेप बन गया काइट का। किसका बन गया जी? अब जो ये एक शेप बन गया वो बन गया है काइट का। किसका बन गया? काइट का। ये बन गया काइट। समझ में आया? ये काजू कतली कोई नहीं बोलेगा, बल्कि क्या है, ये है काइट, पतंग है ये, पतंग। ठीक है, लेकिन अब ये जो पैरेललोग्राम वाले भाई है ना, अब हमने इनके साथ भी छेड़छाड़ करना शुरू किया। और मैंने क्या बोला कि यार मजा तो आ रहा है, सच बताऊं तो मजा तो आ रहा है। अब हमने बोला कि सबसे पहले 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को बराबर कर दिया ना, अब हम करेंगे सारी साइड्स को इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मैंने बोला ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर सबसे पहले मैंने बोल दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। सुनना बच्चों, मजा तो आ रहा है आप लोगों को, है ना? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब सारी साइड्स इक्वल हो गई, जब सारी की सारी साइड्स इक्वल हो गई तो एक शेप मिला, और इस शेप को मैंने नाम दे दिया रोम्बस। अब इस शेप को मैंने नाम दे दिया रोम्बस, जिसमें सारी की सारी साइड्स क्या हो गई? बराबर हो गई। अब एक बात और समझना, थोड़ा सा और मजा आया। पैरेललोग्राम में सारी साइड्स को इक्वल कर दिया तो रोम्बस मिल गया। अब सारी साइड्स को इक्वल कर दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक एंगल को 90 डिग्री कर दिया। सारी साइड्स को इक्वल कर दिया और एक एंगल को हमने क्या कर दिया? 90 डिग्री कर दिया। तो जो शेप मुझे मिला वो शेप हो गया जी स्क्वायर। देखो, सारी की सारी साइड्स इक्वल है और एक एंगल कर दिया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, और सारे के सारे एंगल्स अल्टीमेटली 90 डिग्री के होंगे ही होंगे यहां पर। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल और एक एंगल को हमने बोल दिया 90 डिग्री। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, और मजा आने लगा। तो अब जो एक लास्ट चीज बची थी वो ये बची, ऑल साइड्स आर इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री। अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री। क्या बोला? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और एक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, और एक एंगल कितना हो गया यहां पर? 90 डिग्री हो गया। तब जो मुझे एक शेप मिला वो शेप मिल गया जी एक रेक्टेंगल का। सुनना समझना और देखना, ये वाली जितनी साइड होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। मान के चलो अगर ये 5 है तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 2 हो गया, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन हुआ है, और इसी चीज को हमने बोल दिया #KBC। क्लियर हो गया काजू कतली? हाँ श्रेया, एडजेसेंट साइड्स क्या होता है वो बता दो। मैं बता देता हूं।
एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल, यानी जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं वो भी पूछोगे तो भी बता देते हैं, वो भी बताते हैं। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आज की इस क्लास में आए हो तो खाली थोड़ी जाने देंगे, है ना, खाली थोड़ी जाने देंगे। इतना तो क्लियर हो गया होगा यार, इतना तो क्लियर हो गया होगा, हर एक बच्चे को इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। क्या बोलते हो जी, क्या बोलते हो जी, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। नाइस है, पक्का समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? पक्का जी, पक्का पक्का पक्का। सर आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है बलविंदर और मैं हूं यहाँ का पहलवान, और मैं नेक्स्ट टॉपर में पहलवानी करता हूं जी। मेरा नाम है बलविंदर। और बोलो भाई, और अभी जब मैंने उठा के तुमको पड़काना, अगर मैं यहाँ पे बलविंदर बन के, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपर में पहलवानी सिखा रहा हूं, अगर मैंने वहां पे आके तुमको पड़काना, तब जाके तुमको पता चलेगा मेरा नाम बलविंदर। और साथ में जब मैं तुमको उठा के पढ़ूंगा ना, तब तुम नहीं पूछोगे कि सर आप कौन हो, क्योंकि मैं तो बलविंदर हूं ना। और जो बलविंदर का थबाड़ा पड़ता है ना, जो बलविंदर का थबाड़ा पड़ता है ना, तो उठा हुआ भी सो जाता है और सोया हुआ भी सोते रहता है बलविंदर के थपाड़े से। समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्लियर है बलविंदर जी? चलो, तो ये अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को आ गया। क्लियर है बलविंदर? बलविंदर, क्या बात है यार, क्या बात है। क्लियर हो गया, 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 क्लियर। ठीक है, नाइस। सर नाचो प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मारूंगा और ऐसा नचाऊंगा ना तुम लोगों को एक दिन, बेटा तुम्हारे पक्की वाले रिजल्ट वाले दिन पे नाचूंगा भाई, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। अगर ज्यादा मार्क्स आए तो फिर बढ़िया तरीके से नाचूंगा, और अगर कम मार्क्स आए, तुम लोग पिट रहे हो तो भी बढ़िया तरीके से नाचूंगा मैं, है ना, तो भी बढ़िया तरीके से नाचूंगा, तुम लोग पिट रहे हो तो। बेटा इसलिए बोल रहा हूं, अभी अच्छे से मौका है, दस्तूर है, पढ़ लो, वरना बाद में ना मौका रहेगा ना दस्तूर रहेगा, सिर्फ पापा का बेल्ट और मम्मी का बेलन रहेगा। भाई क्या बात है, क्या बात है यार, एकदम शायरी निकलती है और लेकिन मस्त निकलती है। ठीक है सर, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? ठीक है, क्लियर है, समझ है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। अब ऐसा नहीं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग बोला है तो आराम से बस देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे। हाँ, क्या बताना है उसमें, वो देखो कि इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? देखो यहां पर 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं। ये साइड्स हो गई और ये कॉर्नर्स हो गए और 4 एंगल हो गए, यानी ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा वाला, यहां पर 4 वर्टाइसेस हो गए, ठीक है, 4 साइड्स हो गए, 4 साइड्स हो गए और 4 एंगल हो गए, यानी ये वाला भी एक क्वाड्रिलेटरल तो है। तीसरे वाले में आ जाओ, 4 वर्टाइसेस होने चाहिए, 4 वर्टाइसेस है, 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड है, 4 एंगल होने चाहिए, है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। फोर्थ वाले में आ जाओ, 4 वर्टाइसेस होने चाहिए, तो 4 वर्टाइसेस तो है, 4 साइड्स होनी चाहिए, तो ये एक क्या है जी, ये तो एक कर्व है। ये क्या है, ये तो एक कर्व है, समझना, ये तो एक कर्व है, कर्व है, ठीक है, ये तो एक कर्व है, तो उस हिसाब से ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये वाले फिगर में आओ, ये वाले फिगर में आओ। अब यहां पर देखो सर 4 वर्टाइसेस होने चाहिए, 3 ही वर्टाइसेस है और ये कर्व है, भाई कर्व नहीं आना चाहिए। देखो ये कर्व आ रहे हैं, ये जो कर्व है ना ये नहीं आना चाहिए। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए, है ना भाई। साइड का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो होंगी, लाइन सेगमेंट से ही तो मिलके क्या बनता है, एक साइड बनती है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? भाई साहब नहीं है, क्योंकि यहां पर कर्व आ रहा है, तो उस हिसाब से ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए जी, समझ गए जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं यार। आ जाओ आ जाओ, और बताओ तुम्हारे घर में कैसा क्या चल रहा है? सब कुछ सब ठीक है? ठंडा माहौल है कि गर्म माहौल है? पापा मम्मी रोज मारते तुमको कि नहीं मारते? क्योंकि यार मेरे घर में तो मेरे को रोज मारते हैं यार, है ना, कि यार तू क्यों पढ़ा रहा है बच्चों को, ऐसा वैसा। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा मत सोचना कि क्यों पढ़ा रहा है ना। एकदम ऐसे बच्चे हैं कि पढ़ते तो है नहीं, मस्ती करते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि पढ़ते तो है नहीं। चलो शुरू करेगा, शुरू करेगा, शुरू करेगा, शुरू करेगा पक्का। सर लूज इन बैटल, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, पतलू समोसे ले गया थोड़े से आज बहुत। आलम भाई, अच्छा वो जब धुरंधर में आलम भाई चले आते हैं तो वो चाय पीता है ना, और तुम लोगों ने वो पुराने जख्मों को उखाड़ा है, तो आज वो हो पतलू मेरे भाई मेरे यार समोसे लेके आओ, आज बहुत ज्यादा चोट लगी है दिल पे, समोसे खा के ही सुधरेगा। आ जाओ एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कब बोल सकते हैं? दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कब बोल सकते हैं? दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कब बोल सकते हैं? अगर वो सेम वर्टेक्स है, दे हैव द सेम वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म। कॉमन, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? कौन से सॉन्ग का लिरिक्स है? दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुल्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं। सर धुरंधर, धुरंधर की बात कर रहे हो, या धुरंधर 2 की बात कर रहे हो, या फिर छछुंदर की बात कर रहे हो? बेटा मैं छछुंदर की बात कर रहा हूं, छछुंदर 3, ठीक है? हाँ बेटा, जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे ना सर चुप हो जाओ, तब तक अब मैं गाना गाता रहूंगा, और इतनी तेज आवाज में गाना गाता हूँ ना कि तुम लोग क्या बोलोगे पता नहीं। चलो इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, शांति दिमाग से। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करते हैं। दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कब बोल सकते हैं? जब उनका एक सेम वर्टेक्स होगा। ये दो एंगल्स समझना बच्चों, दो एंगल्स कौन कौन से बोल रहा हूं मैं? एक ये वाला एंगल, नहीं दिख रहा तो इसको रेड पेन से करो, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स कब कहलाएंगे बाबू? ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स कब कहलाएंगे बाबू? ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स कब कहलाएंगे बाबू? ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स कब कहलाएंगे बाबू? कब कहलाएंगे? जब इनका एक सेम वर्टेक्स होगा, जब इनका एक सेम वर्टेक्स होगा, और जब इनका एक कॉमन आर्म होगा, जब इनका एक कॉमन आर्म होगा, जब इनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, जब इनका एक कॉमन आर्म होगा, ओसी एक कॉमन आर्म है, और उनके जो नॉन कॉमन आर्म है वो ईदर साइड होंगे ऑफ द कॉमन आर्म के। ये कॉमन आर्म है, और जो ये नॉन कॉमन आर्म है, ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो ईदर साइड होंगे। ईदर साइड यानी एक इधर होगा, एक इधर होगा, है ना? इधर का मतलब तो यार देखो मेरे को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है। इधर साइड का मतलब क्या है कि एक आर्म कॉमन साइड के इधर साइड होगा, और एक दूसरा साइड कॉमन साइड के इधर साइड होगा। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। समझ रहे हो? क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़े पी के भैया हो क्या? अरे भाई थोड़े नहीं यार थोड़े नहीं पूरे। और बताओ, और बताओ, सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? पक्का जी? आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। पक्का 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 पक्का। चलो चलो, तो ये चीज हो गई। अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ भाई। मैंने बोला कि यार यहां पर एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्या दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? नहीं है। एंगल 1 और एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स,
आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स दैट आर साइड बाय साइड एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पहला एक्सियम समझना, एक्सियम का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सही होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ए को हम ऐसे बनाते हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, है ना, ऐसे भी बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे, बी को हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये ऐसा होता है तो होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट जो हमेशा सही होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक्सियम पहला देखो, अगर एक रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है जी, आपके पास एक लाइन है, इस पूरे को वाइट कर देते हैं, और इसी लाइन के ऊपर एक रे है, अरे ठीक है, एक लाइन है और उसी के ऊपर एक रे है। अब यहां पर दो एंगल्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं, एक एंगल तो ये है और दूसरा एंगल ये है। आपको दो एंगल्स बनते हुए आ रहे हैं, दिख रहे हैं, एक एंगल तो ये, दूसरा एंगल ये। लेट्स सी, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। सुनना, समझना और देखना, अगर एक रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then the sum of the two adjacent angles, ये एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन मतलब ये वाला और ये वाला, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के इधर साइड में, इधर मतलब एक इधर तो एक इधर साइड में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो एंगल 1 और एंगल 2 है इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन कंडीशन उसने बताई है, तो कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखना। कंडीशन क्या बताई उसने? कंडीशन क्या बताई? अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे आ रही है, ठीक है, तो दोनों जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ये कब की कंडीशन है? कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वो दो एंगल उसी लाइन पर बनने चाहिए, बस। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो उस हिसाब से एक्सियम 1 आपका निपट गया। अब आता है किशोर बाबा कंसेप्ट। तो किशोर बाबा कंसेप्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि दो पैरेलल लाइंस को खींचोगे, ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस के बाद ये हो गई आपके पास एक ट्रांसवर्सल। ये क्या हो गई जी? ये हो गई ट्रांसवर्सल। ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल, ये हो गई एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलो, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8। तो जो एंगल 1, समझना बच्चों, जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये दोनों के दोनों बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों के दोनों बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 2 और एंगल 6 भी सेम तरीके करस्पॉन्डिंग एंगल से ही बराबर होंगे। एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल से ही बराबर होंगे। एंगल 3, एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई ये चीज? आगे बढ़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का समझ में आ गया। ठीक है, अब बारी आती है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट होने चाहिए और एक्सटीरियर होने चाहिए। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन कौन आ जाएगा? अगर हम यहां से देखें एंगल 1, तो ऑल्टरनेट होना चाहिए, और एक्सटीरियर यानी बाहर वाला है तो बाहर वाला होना चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेट होना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ये मत लेना, ऑल्टरनेट होना चाहिए। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर यानी बाहर वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, लिख लेना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, लेकिन ये कब की कंडीशन है? जब लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अगर लाइन L इज पैरेलल टू M, ठीक है, तब की कंडीशन है। और ये T नाम का एक ट्रांसवर्सल है और T एक ट्रांसवर्सल है, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, अब आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर यानी अंदर वाले, और ऑल्टरनेट यानी ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों हो गए बराबर है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्लियर हो गया।
अब बारी आती है को इंटीरियर एंगल्स की। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो गया और को इंटीरियर एंगल्स भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी कॉन्ग्रुएंस की। अब बारी कॉन्ग्रुएंस की आती है। कॉन्ग्रुएंस से पहले मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूं। देखो भाई, ये वाला एक हाथ है, तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल एक हाथ है। अब क्या होगा? जादू देखना, जादू देखना, जादू देखना, जादू देखना, जादू देखना, जादू देखना, जादू, जादूगर का जादू। अब ये कितना हाथ है जी? अभी कितना हाथ है? आप बोलोगे सर अभी भी तो ये एक ही हाथ है, लेकिन ये तो 2 हाथ हो गए। ये जादू है, ये जादू है, देखो ये जादू है, ये जादू है, ये जादू देख रहे हो? ये एक ही तो हाथ है, लेफ्ट वाला ही तो हाथ है। सर ये लेफ्ट वाला हाथ नहीं है, आपके दोनों हाथ सुपर इंपोज्ड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सुपर इंपोज्ड हो रहे हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है वो दोनों। अब भाई एक बात को समझना, एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है कॉन्ग्रुएंस। अब वो कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है? तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होने चाहिए शेप में भी और साइज में भी। मैंने बोला मान के चलते हैं आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है, आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है और 5 रुपए का एक दूसरा सिक्का है। 5 रुपए का एक सिक्का है, ये है 5 रुपए का सिक्का, ये है 5 रुपए का सिक्का जिसका एरिया लेट से 6 मीटर स्क्वायर है, और ये एक और हमारे पास सर्कल है जिसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर है। बच्चों ध्यान से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास एक तो ये वाला एक, अरे यार येलो कलर ही कर देता हूं। मेरे पास एक तो एरिया ये है, ठीक है, और दूसरा एरिया ये है, या तो फिर ऐसे समझ के चलो, मेरे पास एक एरिया ये है, एक एरिया ये, यानी एक सर्कल मेरे पास ये, दूसरा सर्कल मेरे पास ये। ये दोनों के दोनों जो सर्कल है ना, ये दोनों के दोनों जो सर्कल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ये दोनों के दोनों जो सर्कल है कॉन्ग्रुएंट है आपस में। क्यों? क्योंकि इनका सेम शेप है, ये भी सर्कुलर ये भी सर्कुलर, और इनका सेम साइज है। साइज मतलब जितना मोटा ये है उतना मोटा ये। अगर मैं इस सिक्के को उठा के इस सिक्के के ऊपर रख दूंगा ना, तो मुझे यही वाला सिक्का दिखेगा, नीचे वाला सिक्का नहीं दिखेगा। सेम हाथों की तरह, सेम हाथों की तरह। देखो ये वाले हाथ के ऊपर अगर मैंने ये वाला हाथ रखा तो अब मुझे पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों के दोनों हाथ सेम शेप और सेम साइज के। क्लियर हुआ? तो ये होता है भाई कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। अब तुम लोग बताना क्या ये दोनों के दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है? क्या ये दोनों के दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं है? इसका एरिया लेट से 10 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया लेट से 10 मीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया 10 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये दोनों के दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? तो क्या ये दोनों के दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं है, नहीं है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सेम इन शेप होने चाहिए। शेप अलग अलग है, ये स्क्वायर है तो ये सर्कल है, और साइज भी सेम होना चाहिए। भाई साइज इसका अलग है, इसका अलग है। नहीं, साइज तो सेम है ना, हाँ साइज सेम है, लेकिन शेप सेम नहीं है। कोई भी एक चीज हो जाएगी तो दूसरी चीज भी होनी चाहिए, एक ही चीज से नहीं बता पाएंगे। क्लियर हो गया क्या? तो ये हो गया कंसेप्ट किसका? कॉन्ग्रुएंस का। अब जो बात आती है वो आती है रेक्टेंगल की, कि सर अब धीरे धीरे करके हम सारे के सारे शेप्स को पढ़ते जाएंगे। रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, और ऐसे करके हम कहां पर पहुंच जाएंगे? एक क्वाड्रिलेटरल में पहुंच जाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे पार्ट्स को कवर करने से पहले हमें उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा।
यानी मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन बताया, जब हमने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल किया तो ट्रेपेजियम बना, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल किया तो पैरेललोग्राम बना, और एडजेसेंट साइड्स को जब मैंने बराबर बोला तो मुझे काइट मिल गया। फिर पैरेललोग्राम भाई साहब भी एक पिता बन गए और उनके तीन बेटे हो गए, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमने उन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। तो अब हमें क्या करना है, एक एक चीज को डिफाइन करते चलना है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है सर? गले लग जाओ आज तो, क्या बात है भाई, क्या बात है। सब मारूंगा ना, गले लग जाओ। बस क्या क्या तुम लोग बोलते रहते हो, पढ़े ना कुछ नहीं यार, है ना? सर व्हाट इज ट्रेपेजियम? भाई ट्रेपेजियम पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन रेक्टेंगल को तो सीख ले। सारा सब कुछ जितने भी फिगर्स हैं सब बताऊंगा कि कौन क्या होता है। मैंने इस चैप्टर को कैसे बांटा हुआ है वो बताता हूं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन दिखा दिया, अब दिखा रहा हूं रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर सारी की सारी चीजों को समझते चलेंगे और जितने भी इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो रेक्टेंगल का किस्सा खत्म, फिर स्क्वायर शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे ट्रेपेजियम शुरू हो जाएगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट सब शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? पक्का? आई गॉट 25 में से 25, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करके हम सारे सब कुछ कर लेंगे यार। चलो डोरामी बता रही है, देखो ये रेक्टेंगल होता है बच्चों। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहां पर क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होती है, अपोजिट साइड्स बराबर, जितनी ये उतनी ये, जितनी ये उतनी ये, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना? और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स बराबर होती है। मान के चलते भाई ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। आसान है? आसान है कि नहीं आसान है? जल्दी बोलो यार। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक तरीके का रेक्टेंगल आपको आ गया, लेकिन रेक्टेंगल इतनी जल्दी थोड़ी निपटेगा, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आ जाओ एक एक करके डिफाइन करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक करके हम इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये पूरा सा मैंने क्या कर दिया जी, बड़ा फिगर बना दिया मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये रहा एक रेक्टेंगल जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। सबसे पहली चीज को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज को। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर्स 90 डिग्री। हर एंगल एक रेक्टेंगल का 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। भाई इस हिसाब से एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल डी भी 90 डिग्री, ठीक है? एंगल डी भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री और एंगल डी भी 90 डिग्री। तो यहां पर सबसे पहली जो चीज मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर सारे एंगल हो गए 90 डिग्री के, सारे एंगल हो गए 90 डिग्री के। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या बोला मैंने? अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल लेंथ की होती है। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल लेंथ की होती है। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ की होती है। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ की होती है। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ की होती है, यानी जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। समझाऊं फिर से समझाऊं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर है। आसान है? तो बस वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो ए बी रहने वाला है वो सी डी हो जाएगा। जितना ए बी उतना सी डी, जितना ए डी उतना बी सी, जितना ए डी उतना बी सी, जितना ए डी उतना बी सी।
क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया जी। चलो तीसरे पॉइंट को समझते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स यानी ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों की दोनों साइड्स, ये दोनों की दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी रहेंगी, और ये दोनों की दोनों साइड्स, ये दोनों भी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल। तो अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? पक्का? ठीक है जी। सर क्लिप कट गई, कौन सी वाली क्लिप कट गई भाई? हाँ, कौन सी वाली क्लिप कट गई? तुम लोग अगर ऐसी क्लिप काटते जाओगे तो एक दिन तो मैं ही कट जाऊंगा यहां से। अच्छा, किशोर लव डोरामी वाली क्लिप। तुम लोग ही ना यार मस्ती मजाक कर रहा हो। ठीक है यार, अच्छा क्लिप कट गई, मुझे भेज देना, टैग कर देना मेरे को, है ना। सर डांस हो जाए, करो करो आज तुम लोग करो, मैं थक गया भाई आज। तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल की पैरेलल होंगे एक दूसरे के, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, बी सी। ओके ओके भैया। चलो फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। अब समझना मेन चीज आ चुकी है, ठीक है, अब आ चुकी है मेन चीज जो कि है डायगोनल। डायगोनल कब बनता है? जब हम एक कॉर्नर को उसके अपोजिट कॉर्नर से जोड़ देंगे तब हमें एक डायगोनल मिलेगा। ऐसे ही एक कॉर्नर को उसके अपोजिट कॉर्नर से जोड़ने पर हमें एक और डायगोनल मिलता है, और इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन को हम डायगोनल्स का मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ओ से मैंने नाम दे दिया। सबसे पहली बात वो क्या बोल रहा है, डायगोनल्स रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी जितना मेरा AC रहेगा उतना मेरा BD भी रहेगा, जितना मेरा AC रहेगा उतना मेरा BD भी रहेगा, जितना मेरा AC रहेगा उतना मेरा BD भी रहेगा। मान के चलते AC अगर 10 सेंटीमीटर है तो BD भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है, जितना मेरा AC रहेगा उतना मेरा BD भी रहेगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, जितना मेरा AC रहेगा उतना मेरा BD रहेगा, और साथ साथ में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? बाइसेक्ट का क्या मतलब है, कोई बताएगा? बाइसेक्ट का मतलब है जितना OA रहेगा उतना OC रहेगा, जितना OD रहेगा उतना OB रहेगा, यानी जितना मेरे पास OA रहेगा उतना मेरे पास OC रहेगा, जितना मेरे पास OA रहेगा उतना मेरे पास OC रहेगा, और जितना मेरे पास OB रहेगा उतना मेरे पास OD रहेगा, जितना मेरे पास OB रहेगा उतना मेरे पास OD रहेगा। क्या इतनी चीज आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई? तो बताओ, बताओ। ठीक है, पता है छुट्टी कब होगी? भाई तुम्हारी छुट्टी तो मुझे लग रही कि रिजल्ट के बाद ही होगी, रिजल्ट के दिन होगी तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, और बताओ। सर तुतला के पढ़ाओ, अत्ता बेटा एता बोलेगा तू मुझको, तू मुझको एता बोलेगा, एता बोलेगा तू मुझको? तुतला के पलाऊं? नी पलाला तुतला के, ओल बोल, ओल बोल, ओल बोल, नी पलाला तुतला के, नी पलाला, क्योंकि मैं तोतला तो लियूं, तोतला हूं क्या मैं? तो तुतला के तू पलाऊं? हाँ, तुतला के तू पलाऊ तब मैं तोतला नहीं हूं, तो समझ लो। चलो नेक्स्ट। तो प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से आ गई ना तुम लोगों को। अब समझते और करते कुछ क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा आसान आसान से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, और जल्दी से ये क्लास खत्म हो जाएगी। अब यहां से प्रॉपर्टीज तो तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिए, अब क्वेश्चंस को करते हैं। क्या बोला जा रहा है असल में, क्या बोला जा रहा है? हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स देके रखे, हमें चौथा निकालना है।
भाई कुछ भी नहीं है, कोई भी एक क्या कर लो, कोई भी एक फिगर बना लो। मान के चलो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है, जिसमें कि ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। समझ रहे हो क्या तुम लोग? समझ रहे हो क्या तुम लोग? जल्दी बताओ, समझ रहे हो क्या तुम लोग? पक्का, अच्छे तरीके से, ठीक है। अब एक बात को और अच्छे तरीके से समझना कि एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है एंगल के ऊपर, और वो पांचवी प्रॉपर्टी ना मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि इधर सारे के सारे एंगल्स का जो सम होने वाला है, एक क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे एंगल्स का जो सम होने वाला है वो होता है 360 डिग्री। वो कितना होता है जी? वो होता है 360 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। क्या इतना क्लियर हो गया? सारे एंगल्स का सम होता है वो है 360 डिग्री। पहला एंगल आपको देके रखा है 78, ये 78 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, ये 108 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना है। आसान है, सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। अच्छा जी, एंगल ए कितना है? 78, एंगल बी कितना है? 52, एंगल सी कितना है? 108, एंगल डी कितना है? नहीं पता, बराबर 360 डिग्री। भाई 2 इसको दिया तो 80 हो गया, और 50 130, 130 के बाद ये हो गया 230, ठीक है, 238 हो गया ये 238 प्लस एंगल डी बराबर 360। एंगल डी बराबर कितना हो गया? 360 माइनस 238। चलो तो एंगल डी बराबर आ जाओ, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112 मुझे लग रहा है। 2 दिया, हाँ जी 112 डिग्री। 2 दिया तो 40 60 122। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं, नहीं तो पता चले कि कुछ मिस्टेक हो जाए, फिर तुम लोग बोलोगे सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा वैसा नहीं ऐसा। तो 78 प्लस 52 प्लस 108, ठीक है, माइनस 360 तो 122। सही है भाई, सही है, ठीक है। कुछ क्या होता है ना, कभी कभार मिस्टेक्स में से कैलकुलेशंस हो जाते हैं, मिस्टेक्स में अबे कैलकुलेशन में से मिस्टेक्स हो जाते हैं, बात वही है। समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो ना? 112 नहीं होगा, 122 होगा भाई। तुम लोग भी मेरी तरह बन रहे हो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9. Find the measure of each of these angle. एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे के सारे एंगल्स रेशियो में देके रखे। काय में देके रखे जी? रेशियो में देके रखे। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। मान के चलते हैं इस बार हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि सारे के सारे एंगल्स रेशियो में देके रखे। बच्चों जब ये रेशियो हटेगा ना, रेशियो है, रेडियो नहीं है, वरना पता चले साजन रेडियो बजाइयो 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 जरा, नहीं है, रेडियो नहीं है, रेशियो है। सर कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से लिंक करते हैं। साजन रेशियो बजाइयो 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 जरा। अरे समझ रहे, मजा आता तुमको क्लास में? हाँ समझ रहे हो, तुम्हारे मजे को मैं। ये रेशियो से हटेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 3x, ये हो जाएगा भाई साहब 5x, ये हो जाएगा भाई साहब 7x, ये हो जाएगा भाई साहब 9x। तो सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे आ गए एंगल। सर ऐसे निकालना ही नहीं है, मेजर निकालना है। आ जाओ, सारे के सारे सारे के सारे एंगल का जो सम होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। एंगल कितना है? 3x, एंगल भी कितना है? 5x, एंगल सी कितना है? 7x, एंगल डी कितना है? 9x बराबर 360 डिग्री। ओके देखो और बैठो मुंह धो के। 3 और 5 कितना हो गया? 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 9 सो कॉम्प्लिकेटेड। 24x हो गया ये तो, अरे बाप रे 360 हो गया। अरे रे 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 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अरे मुझे डर लग रहा है, अब 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। कोई दिक्कत नहीं, 6 काट दूंगा, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 0 का 0, 4 से काट दूंगा सीधा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अरे बाप रे एक्स की वैल्यू तो 15 आ गई। शिट शिट शिट, अब क्या करूंगा? अरे मेरे को डर लग रहा है अब तो। अब मैं एक्स की वैल्यू को तो ए बी सी डी सब में उतार के पटकना पड़ेगा। बाप रे इतना भारी स्टेप्स। अरे रे रे
अरे मुझे डर लग रहा है। एंगल ए की वैल्यू देखते कितनी आ गई, अरे रे 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 3x एक्स की वैल्यू पर रख दो 15, अरे रे 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 3 into 15 करना पड़ेगा, अरे 14 3 45, अरे रे रे बाप रे, एंगल ए निकालना ही नहीं था। पट मस्ती करता है, समझ रहे हो? एंगल भी निकालता, अरे रे 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 5x। ओके भाई मुझे खुद को हंसी आ रही है यार तुम्हारा। यार मैं इतने कॉमेडी तरीके से पढ़ाता हूँ भाई, मुझे खुद हंसी आ रही है। तुम्हारा क्या होता होगा यार? भाई यार कल एक लाइव हुआ था, तुम लोग पता है क्या लाइव हुआ था? उस लाइव में मेरा भाई क्या यार बहुत हंसी आती है भाई। इसकी जगह पे 15 रख देना, 5 into 15, 15 5 is 75 ना। ऐसे ही एंगल सी को कैलकुलेट करना और एंगल डी को खुद से कैलकुलेट करना। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क देके जाता हूं, समझना। दो एंगल्स, एक तो ये और दोनों एंगल्स इक्वल है, इक्वल यानी एक्स एक्स रख देना। मान के चलो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना, ये देना 85 डिग्री, ये देना 75 डिग्री, ये हो गया x और ये हो गया x। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज टू एंगल्स, यानी इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट आपको निकालना पड़ेगा। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। एक रेक्टेंगल बनाना, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना, रेशियो से हटाओगे तो ये हो गया 5x, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x, ये हो गया 4x। और जो पेरीमीटर है वो 90 है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का सम करना, बराबर 90 रखना, x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू को इसमें और इसमें डालना, लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे। लेंथ रेक्टेंगल की इतनी है, हर एक डायगोनल मेजर करता है 10 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड्थ चाहिए। ट्राई करना, हो जाएगा, मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है गाइस, तो आई होप आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज, पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।